हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों यूपी स्पेशल पीवाईक्यू जो सीरीज हम लोगों ने चला रखी है, जो कि यूथ कंपटीशन पॉइंट की जो बुक आती है उस पर जो है कि बेस्ड है। जो आपके आगामी परीक्षा आरओ जो 11 फरवरी को आयोजित होने वाली है एक हफ्ते में, और जो 17 मार्च को 2024 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स होगा। तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आपके यूपी पीसीएस में आते हैं या आरओ के एग्जाम्स में जो यूपी स्पेशल प्रश्न होते हैं, उसके लिए एक अद्भुत और बहुत ही अच्छी सीरीज चलाई जा रही है, जहां से सारे के सारे प्रश्न आपके यहीं से फंस जाएंगे। तो आप इस क्लास को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, जिसके ऑलरेडी हम लोगों ने 8 लेक्चर कंप्लीट कर लिए और आज हमारा ये लेक्चर नंबर 9 है और अगला लेक्चर आएगा 10, जिसके बाद ये पूरी यूपी स्पेशल की सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। यानी 10 लेक्चर में आप यूपी स्पेशल के प्रश्न, अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास पर्याप्त समय है। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हो और अगर अभी तक आप लोगों ने एक भी क्लास नहीं देखी तो डेली आप 2 से 3 क्लास देखकर इस पे अपनी कमांड अच्छी कर सकते हो, जिससे आरओ में आने वाले यूपी स्पेशल के प्रश्न वो आपके अच्छे हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और इसकी पीडीएफ मैंने कल रात 9 बजे, कल नहीं उससे पहले ही मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी है, आप वहां पर देख सकते हो। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स की सीरीज आप लोग देखते रहिएगा, वो भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से हैंडरिटन नोट्स में करवाई है। घटना चक्र, ई दृष्टि, वार्षिकी और घटनासार, और उस पर जो एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं मैं, उसकी भी मैंने पीडीएफ कल टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी है। इन सभी अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या अगर फिर वो ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे ग्लांस एकेडमी ऑफिशियल, तो वहां पर वो मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस पहले क्लास को। और इसमें हम लोगों ने कल की क्लास में दोस्तों राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने कुछ प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमारे प्रश्न नंबर 21 या 22 हो चुके थे। जी, हम लोगों ने यहां तक कल कंप्लीट कर लिया था कि गौतम बुद्ध नगर का जो जिला है, ये इसका मुख्यालय कौन सा होगा, तो ग्रेटर नोएडा के नाम से इसे जाना जाता है। और कल ही मैंने आपको नोएडा की फुल फॉर्म भी बताई थी, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में। तो यूपी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी, और राजर्षि टंडन के नाम पर ही जो है कि राजर्षि जो टंडन है, इन्हीं के नाम पर जो है कि आपका जो ओपन यूनिवर्सिटीज है, यानी मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद में खोला गया यूपी का, तो इन्हीं का नाम पर था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, जो 1947 से 1950 तक थे। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो अध्यक्ष वर्तमान में वो सतीश महाना जी हैं, और विधान परिषद के जो सभापति हैं वो कुंवर मानवेंद्र जी हैं, ये वर्तमान में हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत के किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश का है। लोकसभा में 80 सीटें होती हैं और राज्यसभा में 31 सीटें होती हैं। तो ये आपको लोकसभा राज्यसभा की सीटें भी याद रखनी होंगी। तो आप यहां पर देख सकते हो जो ऑप्शन में दिए गए हैं, वैसे उत्तर प्रदेश की 80 है और राज्यसभा की 31 है। मध्य प्रदेश की 29 और 11 है। महाराष्ट्र की 48 और 19 है। आंध्र प्रदेश की 25 और 11 है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका यूपी, जिसमें 80 लोकसभा सीट आती है। सेकंड नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र, जहां पर 48 सीटें आती हैं, और इसी तरीके से वेस्ट बंगाल की भी 48 सीट होती है। थर्ड नंबर पे आपका आता है 40 सीट के साथ बिहार। तो ये सब लोकसभा की सीटें हैं जो मैंने पॉलिटी वाले शॉर्ट नोट्स में कवर कराया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस सीरीज को भी देख लीजिएगा, जो घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज पर बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडरिटन नोट्स में तैयार किए गए थे शॉर्ट नोट्स, उस सीरीज को जरूर देखिएगा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नांकित में से उत्तर प्रदेश का 71वां जनपद कौन सा है। हालांकि अब इस प्रश्न का कोई रिलेवेंसी नहीं है, क्योंकि 2018 का प्रश्न है, लेकिन उस समय तो था कांसीराम नगर। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो इस समय आपके 75 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं, और 17 नगर निगम हो चुके हैं। ठीक है, 17 नगर निगम भी हो चुके हैं। अगले पॉइंट को देखें, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम मुस्लिम मतलब पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई, तो ये गाजियाबाद में है, और ये 2020 का करंट अफेयर्स था। ठीक है, लेकिन उस समय से ही ऑलरेडी स्थापना हो चुकी थी। तो गाजियाबाद जनपद में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। ज्ञातव्य है कि गाजियाबाद वेबसाइट पर मतदाता सूची जारी करने वाला देश का पहला जिला भी है। अगला प्रश्न है यहाँ पे कुछ जनपद है और उनके हेडक्वार्टर की बात की जा रही है जो मिलान करने हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पर हम एक साथ ही। जैसे गौतम बुद्ध नगर का मैंने कल के लास्ट क्वेश्चन के रूप में बताया था, नोएडा हो जाएगा। और ज्योतिबा फुले नगर की बात करेंगे तो अमरोहा हो जाएगा। संत कबीर नगर की बात करेंगे तो ये खलीलाबाद हो जाएगा। और सिद्धार्थ नगर की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर नौगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौगढ़। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष है? 2015 का प्रश्न है, तो यहाँ पे हो जाएंगे अतुल गुप्ता। लेकिन हम अगर बात कर लेते हैं कि वर्तमान में राज्य वित्त आयोग कौन है, तो देखिए
अगर आप देखोगे 1994 से 97 तक ये पहले थे श्री भालचंद्र शुक्ला जी, और 2002 तक कौन थे, टी.एन. धर साहब थे। तो इस तरीके से जो लेटेस्ट है इस समय पंचवें यानी कि पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो कि 2015 से शुरू किए गए हैं, और श्री आनंद मिश्र हैं। कौन है, श्री आनंद मिश्र हैं वर्तमान में। अगले प्रश्न को, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे भाई? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, और ये किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल महिला होने का दर्जा इन्हें प्राप्त है, जिस प्रकार से पहली महिला मुख्यमंत्री होने का दर्जा सुचेता कृपलानी जी को प्राप्त है, जो कि उत्तर प्रदेश की ही थी। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद धारण अवधि कितनी होती है? आरओ के प्रीलिम्स 2017 में है। हालांकि जनरली जो है कि लोकायुक्त की जो अवधि होती है वो 6 वर्ष होती है, लेकिन इसका जो है कि पहले भारत यूपी में भी 6 वर्ष था, लेकिन अब बढ़ाकर इसको 8 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया है? 8 वर्ष कर दिया गया है। तो इसीलिए आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त की पद धारण अवधि जो होती है वो अब 8 वर्ष होती है, जबकि पहले इसका जब कार्यकाल था वो 6 वर्ष का था। लेकिन लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2012 लाया गया और इसे बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया। वर्तमान में अगर आप देखोगे तो संजय मिश्रा आपके लोकायुक्त हैं, और लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो हमने अभी बताया कि वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है इस समय, पांचवें वित्त आयोग, आनंद मिश्र, और लोकायुक्त कौन है इस समय, तो आपके संजय मिश्रा है। तो याद रखना दोनों को। अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल महोदय ही करते हैं इनकी नियुक्ति, और ये लोग अपना त्यागपत्र भी उन्हें ही देते हैं। अगला है यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। पंचायत के अध्यक्ष की बात की जा रही, ग्राम प्रधान की नहीं, क्योंकि ग्राम प्रधान का जो अध्यक्ष होता है, या यूं कहें कि ग्राम प्रधान ही होता है जो सबसे निचला निकाय माना जाता है, तो वो वहां की आवासिक जनसंख्या जो होती है, जो मतदाता सूची में नॉमिनेट होती है यानी कि लिस्टेड होती है, उनके द्वारा चुना जाता है। लेकिन पंचायत के अध्यक्ष की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से, तो पहली बात कि प्रत्यक्ष रूप से चुना ही नहीं जाता, उन व्यक्तियों द्वारा जिनके नाम क्षेत्र पंचायत की निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित है, ऐसा नहीं होता। जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा अपनों में से चुना जाता है, ये बात सही है। जिला पंचायत के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति सदस्यों द्वारा अपने में से ही यदि उनके लिए सुरक्षित सीट है, तो ये भी सही है। जिला पंचायत के पिछड़ी जाति के सदस्यों द्वारा अपने में से यदि उनके लिए भी सुरक्षित है। अगर कोई जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट SC ST या OBC कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है, तो वो अपनी ही कैटेगरी में से लोगों को चुनेंगे। अदरवाइज जनरली के लिए क्या होगा, जो सामान्य सीट होगी जिसपे कोई भी व्यक्ति आ सकता है, चाहे वो SC का हो, ST का, OBC का हो, कोई भी व्यक्ति अगर आना चाहे, तो वहां पे जिला पंचायत के जो सदस्य होंगे वो आपस में ही चुन लेते हैं। तो 2, 3, 4 इसका सही होगा। अगला है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर क्या होता है? नगर का प्रथम नागरिक होता है, बिल्कुल सही बात है ये। और नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, यह भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, यह भी सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण होता है, ऐसा नहीं करता है, क्योंकि कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण DM साहब के पास होता है, जो जिले का सबसे प्रमुख होता है। नगर पालिका के या नगर निगम के मेयर के पास नहीं होता है। तो 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में लखनऊ में निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, यानी उत्तर का चयन करना है। अच्छा, जल संस्थान भी है, बिल्कुल। नगर निगम भी है, क्योंकि हमारी जो 17 नगर निगम है उसमें लखनऊ भी आता है। विकास प्राधिकरण भी है, बिल्कुल, लखनऊ अथॉरिटी डेवलपमेंट भी है, और जिला नगरीय विकास अधिकरण भी है, यह भी है। तो सभी के सभी चारों ही संस्थान यहाँ पर कार्यरत हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है। ध्यान देना, ग्राम सभा द्वारा, तो आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि ग्राम सभा द्वारा ही तो उसका निर्वाचन हो रहा है, तो ग्राम सभा द्वारा अपदस्थ किया सकता है। पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष बाद ही वह अपदस्थ किया जा सकता है, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है। अगर 2/3 बहुमत से अगर अपेक्षित किया जाए तो उसे हटाया जा सकता है। हाँ, अगर एक बार जो है कि अविश्वास प्रस्ताव आया और वो हटाया नहीं गया, मतलब अविश्वास प्रस्ताव फेल हो गया, तो आपको 2 वर्ष से पहले आप फिर ऑप्शन नहीं है आपको दोबारा लाने का, ये होता है। वह साधारण बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है, 2/3 बहुमत चाहिए। वह 2/3 बहुमत से अपदस्थ किया जा सकता है, ये सही है। पहला और चौथा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो आप देखोगे ग्राम प्रधान या उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर पंचायत के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर आवश्यक है। साथ ही बैठक में उपस्थित मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जरूरी है, और ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष में एक बार ही लाया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं, निम्नलिखित विषयों पर विचार की जाने की सूची पर। तो हमने सूची देख ली, अब कह रहा है उनके पदारूढ़ रहने का सही काल अनुक्रम बताइए, क्योंकि ये सभी CM रह चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो सबसे पहले आपके जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपके संपूर्णानंद जी। संपूर्णानंद जी एक्चुअली क्या थे, अगर इस क्रम में देखोगे तो संपूर्णानंद जी 28 दिसंबर 1954 से 1960 तक थे, उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे। और पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी थी 1963 से आपकी 67 तक। फिर चौधरी चरण सिंह जी 67 से 68 तक थे, और कमलापति त्रिपाठी जी 71 से 73 तक थे। और इन्हीं के समय PAC विद्रोह भी हुआ था
कमलापति त्रिपाठी के समय। तो ये हो जाएगा 3, 4, 1, 2। फिर यहाँ पे कुछ मूल्यांकन करना है और इसका मुख्यालय की बात की जा रही है, जैसे अंबेडकर नगर, कानपुर देहात, जालौन और सिद्धार्थ नगर। तो हमने अभी बताया कि जालौन का हो जाएगा उरई, सिद्धार्थ नगर का हो जाएगा नौगढ़, अकबर नगर का हो जाएगा अकबरपुर और कानपुर देहात का हो जाएगा अकबरपुर माटी। ध्यान देना, अकबरपुर माटी हो जाएगा। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि सर अंबेडकर नगर में जो है कि 2-2 दे दिया, अकबरपुर या अकबरपुर माटी, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये अकबरपुर का है, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी, जालौन का उरई और सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। अब आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कानपुर शहरी, क्योंकि 2 स्तर पे कानपुर है, कानपुर देहात, एक कानपुर शहरी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कानपुर शहरी का। उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था किस वर्ष? 1989 में। 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं का आदर करते हुए उत्तर प्रदेश राजभाषा संशोधन अधिनियम 1989 पारित करके उर्दू को राजभाषा की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है। अब पहली कौन सी है? तो पहली आपकी हिंदी हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनका कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो हम आइए डायरेक्ट इसके ऑप्शन की ओर चलते हैं, आंसर की ओर, कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 में आया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधि संशोधन अधिनियम 1952 में आया। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम 1960 में आया। उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1977 में आया था। तो इसको याद रख लेना आप लोग। आगे है, उत्तर प्रदेश में विधानमंडल के 2 सदन निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आए? क्योंकि विधानमंडल के जो 2 सदन है, एक तो आपका हो गया विधानसभा और एक हो गया आपका विधान परिषद। आपको पता है कि विधान परिषद के बारे में आर्टिकल नंबर 170 में कहा जाता है और 169 के तहत इसका संसद स्थापना कर सकती है या फिर इसका उत्साधन कर सकती है। तो इसी से संबंधित यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि दूसरा सदन यहाँ पर कब आता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जब संयुक्त प्रांत के रूप में गठित किया गया था, तभी राज्य विधानमंडल को द्विसदनात्मक बना दिया गया था। 1937 में ही राज्य विधानसभा भी थी और राज्य विधान परिषद भी थी। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की जो कुल संख्या वो 403 है, जबकि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या 100 है। अब यहाँ पर कह रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया अंबेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कानपुर देहात का कानपुर नहीं होता है, अकबरपुर माटी होता है, संत कबीर नगर का खलीलाबाद होगा। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखते हैं, तो यहां पर आप देखोगे कि कानपुर देहात का हो जाएगा अकबरपुर माटी, यही मैंने आपको बताया था। अब यहां पे दे रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय की जो जोड़ी है उसको चयन करना है। जैसे अमेठी का जो मुख्यालय वो गौरीगंज है, कुशीनगर का जो मुख्यालय वो पडरौना है, सोनभद्र का मुख्यालय आपका रॉबर्ट्सगंज है, लेकिन कौशाम्बी का वैशाली नहीं है दोस्तों। ये कौशाम्बी प्रयागराज के पास है, वैशाली आपका बिहार में है। तो कौशाम्बी का होता है मंझनपुर। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? तो देखिए बस्ती भी है आपका, मेरठ भी है, अमेठी भी है, लेकिन देहरादून नहीं है। क्योंकि देहरादून 2000 से पहले जब उत्तराखंड हमारे उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था तब होता था, लेकिन जब 2000 से ही अलग कर दिया गया तो ये आपका देहरादून उत्तराखंड में चला गया और उत्तराखंड की राजधानी भी बना है। वर्तमान में 75 हमारे यहाँ जिले हैं टोटल, ठीक है। और 9 नवंबर 2000 को जब उत्तर प्रदेश को विभाजित किया गया उत्तराखंड राज्य के रूप में, तो देहरादून को उत्तराखंड की राजधानी बना दिया गया। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो उत्तर प्रदेश करता है। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? 8 राज्यों की करता है और एक यूनियन टेरिटरीज की करता है दिल्ली के रूप में, और एक इंटरनेशनल कंट्री के रूप में जो कि नेपाल से बाउंड्री शेयर करता है। तो यहां पर आप देखोगे, हालांकि मैंने इससे पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि उत्तर प्रदेश कहां कहां किस क्षेत्र में बाउंड्री शेयर करता है। तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली यूनियन टेरिटरीज के साथ सीमा साझा करता है और साथ में नेपाल के साथ भी करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर स्थित है इसका मुख्यालय? प्रयागराज में, जबकि इसका नया मुख्यालय लखनऊ में प्रस्तावित है। निम्नलिखित में से कौन सा यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है? तो जो पुलिस विभाग की प्रक्रिया होती है, तो देखिए आपकी आयु भी पूछा जाता है, आपकी शारीरिक परीक्षण भी होता है और शैक्षिक योग्यता भी, लेकिन भाषा का परीक्षण नहीं होता है कि आपको कौन सी भाषा आती है। अरे मोस्टली यूपी में रहने वालों को हिंदी आती है, भोजपुरी आती है, अवधी आती है, ब्रजी आती होगी, लेकिन हिंदी लगभग सभी को आती है। तो इसके लिए कोई पाठ्यक्रम तय नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र है? तो भाई मछली का है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का कोई भी चिन्ह हो उसमें आपको उत्तर प्रदेश का ही प्रतीक मिलेगा, जिसमें 2 मछलियां हैं और बीच में एक क्या है, तीर धनुष भी है और साथ में एक शीर्ष पर अशोक स्तंभ वगैरह, ये सारी चीजें हैं।
फिर आगे देखते हैं। अब देखिए ये यूपी पुलिस का पेपर है, इसलिए यहाँ पर यूपी पुलिस के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपसे पेपर किसी प्रकार का अगर पूछा जाएगा तो आप उसका उत्तर दे सकोगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक ध्वज में 2 रंग होते हैं, सिंपली बात है, ठीक है, लाल और नीला। लाल और नीला, अगर मैं कहूं लाल और हरा अगर किसी का रंग होगा तो वन विभाग से संबंधित होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस, इसको छोड़िए, ये कुछ ज्यादा ही पुलिस पुलिस पूछ रहा है और हमें करनी है आरओ की तैयारी, तो हम इतने को नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा हम उसकी बात करेंगे। जैसे भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष स्थापना की गई थी? 1966 के रूप में। जैसे अगर आप देखोगे तो 3 जो है कि अखिल भारतीय सेवाएं होती है मुख्य रूप से, भारतीय प्रशासनिक सेवा जिसे हम आईएएस बोलते हैं, भारतीय पुलिस सेवा जिसे हम आईपीएस बोलते हैं, और भारतीय वन सेवा आईएफएस बोलते हैं। तो 1966 में भारतीय वन सेवा को तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापना की गई थी आईएफएस की। शुरू में केवल 2 ही थी, आईएएस और आईपीएस। उत्तर प्रदेश में पुलिस उपाधीक्षक की भर्ती हेतु परीक्षा व साक्षात्कार निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया था? तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही इसका किया जाता है। उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में कुल कितने अनुभाग हैं? तो 6 अनुभाग हैं, ठीक है, 6 अनुभाग हैं उत्तर प्रदेश रेलवे पुलिस में। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? तो इसका मुख्यालय आपको कानपुर देखने को मिलेगा। कहां पे? कानपुर में। तो समझते हैं इसको। उत्तर प्रदेश वित्त निगम की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 की धारा के तहत किया गया। इसका मुख्यालय कानपुर में। आगरा, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, नोएडा, बरेली, कानपुर, वाराणसी में भी इसके अब क्षेत्रीय कार्यालय कार्यरत है, लेकिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश वित्त निगम का जो हेडक्वार्टर है वो कानपुर में है। अब यहां पर देखते हैं, वैट की बात करेंगे, वैल्यू एडिशन टैक्स जिसे हम लोग कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में वैट लागू किया गया था कब से? 1 जनवरी 2008 से किया गया था, 1 जनवरी 2008 से, जिसको हम लोग कहते हैं वैल्यू एडिशन टैक्स। उत्तर प्रदेश आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1948 में पारित किया गया था। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से किन्हें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित व पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? तो कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किसे जो है कि नियंत्रित या पर्यवेक्षित नहीं किया जाता है? तो आप देखोगे इसमें PQR में से कोई भी नहीं। इट मीन्स कि न तो कर्मचारी आयोग, चयन आयोग, न कर्मचारी वो केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय जांच ब्यूरो, क्योंकि ये जो है कि आपके सेंट्रल लेवल पर है, इसमें स्टेट लेवल पर नहीं है। अब यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल हो चुके हैं। जो 18वां लेटेस्ट मंडल बनाया गया था दोस्तों, वो बनाया गया था अलीगढ़ को, ठीक है। और अगर मैं नगर निगम की बात करूं तो 17 हमारे यहाँ नगर निगम है। जो 17वां नगर निगम बनाया गया था वो आपके बरेली के पास एक शाहजहांपुर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो इसको बनाया गया था। इतनी बात क्लियर। और 75 हमारे यहाँ जिले हैं। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो भाई 1947 में आपको स्वतंत्रता मिली, आजादी, और उसके बाद जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं गोविंद वल्लभ पंत, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं। हालांकि उस समय आपका उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट था, इसीलिए 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में खोला गया और उसका नाम रखा गया था गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। तो इन्हीं के नाम पर रखा गया जो पहले मुख्यमंत्री थे। लेकिन वर्तमान में उत्तराखंड अलग हो जाने से पंतनगर उत्तराखंड के राज्य में आता है और वहां पर जो है कि वो कृषि विश्वविद्यालय के नाम से काउंट होता है। सेकंड मुख्यमंत्री थे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद, तीसरे थे चंद्रभानु गुप्त और चौथे और वर्तमान में अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ थे। तो शुरू के 3 कौन कौन से थे? तो गोविंद वल्लभ पंत, दूसरे संपूर्णानंद और तीसरे चंद्रगुप्त या चंद्रभानु गुप्त कह सकते हो। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय द्वारा 1921 में कितने नए सचिव नियुक्त किए गए थे? तो 6 नियुक्त किए गए थे। उत्तर प्रदेश राजस्व कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 2006। देखिए ये सारे प्रश्न बस मैं एक बार रीड कर रहा हूं क्योंकि आपको पता रहे, अगर नहीं भी पता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सब यूपीएसआई यूपी पुलिस के एग्जाम से पूछे जाते हैं, न कि आपके आरओ में। लेकिन जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसमें मैं डिटेल बता रहा हूँ। जैसे स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन बनी? तो आपको पता है श्रीमती सरोजिनी नायडू, और ये देश की किसी भी राज्य की पहली राज्यपाल बनती है महिला के स्तर पे। इनके बारे में अगर हम बात करें कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी 1947 से 49 थी, और उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला भी थी 1925 के कांग्रेस अधिवेशन जो था कानपुर। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि सर 1917 में हमने एनी बेसेंट को पढ़ा है, लेकिन उनका जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि प्रथम महिला कौन थी जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करती, प्रथम महिला। उसमें भारतीय वर्ड यूज नहीं किया गया है।
प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने विकास खंड है? तो 822 विकास खंड है आपके। कितने हो जाएंगे? 822। तो यहां देख लीजिए, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं और अब 825 जो है कि ब्लॉक भी हैं। ठीक है, इसी को हम विकास खंड भी कहते हैं, जो 822 से बढ़ के 825 हो गए। और नगर निगम की बात करेंगे तो 17 नगर निगम भी हमारे यहाँ है। अब यहाँ पर FIR जो अक्सर आप सुनते हैं, तो FIR का जो है कि फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR जो हम की जाती है तो उसमें कहा जाता है कि पहले पुलिस को हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट देते हैं कि क्या क्या घटना हुई, क्या क्या नहीं हुई। किस जिले के भू राजस्व प्रशासन का प्रभारी मुख्य अधिकारी होता है? कौन होता है भाई? तो जिला कलेक्टर होता है किसी भी जिले का। तो जिला कलेक्टर का मतलब ही होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्ट करने वाला। कलेक्ट मतलब क्या? टैक्स को कलेक्शन करते हैं। अगला है तालुका स्तर पे उसके साथ पंजीकृत प्रत्येक दस्तावेजों की प्रतियों को रखता है। कौन रखता है भाई? तालुका स्तर पे। अब तालुका स्तर पे पूछा जा रहा है तो इसका हो जाएगा आपका, वो पंजीयक रखता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है अखिल भारतीय सेवाओं के जनक। सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है। सरदार पटेल ने खेड़ा और बारदोली आंदोलन में हिस्सा लिया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। देसी रियासतों के विलय के मुख्य शिल्पकार थे और इन्हें भारतीय सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। देखिए, ये आपका लेक्चर नंबर चल रहा 9, लेकिन इससे पहले जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये जो इंपॉर्टेंट लेक्चर है, यहां से आप देखोगे यूपी के RO में और PCS में सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो लेक्चर चल रहा है पॉलिटी वाला, जिसका कल लेक्चर हमने किया, वो इंपॉर्टेंट था। आज मैक्सिमम इसमें UPSI के प्रश्न मिल रहा है, यूपी पुलिस के। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं RO में, उस पर मैं डिटेल बता रहा हूं। बाकी जो प्रश्न नहीं बन सकते हैं 1-2, तो उनको स्किप कर दिया जा रहा है। और साथ में इसके बाद जो अभी मैं इस पॉलिटी वाले सेक्शन के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूंगा, उसमें महत्वपूर्ण योजनाएं होगी, जनगणना होगी, बजट होगा लेटेस्ट 23-24, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके RO के लिए। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा ताकि वो चैप्टर भी आपके कवर हो जाए। किस संगठन का नारा सर्वत्र सुरक्षा, यानी कि सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको हम लोग NSG कहते हैं, NSG। ठीक है, ये न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स का है। उत्तर प्रदेश सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भाई संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल जी होते हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा में किसके बराबर होता है? जो आयकर आयुक्त होते हैं उनका पद जो है वो हमारे सेवा में किसके होता है? संभागीय आयुक्त या सचिव के बराबर होता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस रेंजों की संख्या कितनी, जिसमें प्रत्येक 2 से 4 जिले शामिल होते हैं? तो 18 होते हैं। फिर आगे देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया, जिसे पहचानना है आपको। क्योंकि गाजियाबाद आपका मंडल नहीं है, बल्कि गाजियाबाद एक नगर निगम है। गाजियाबाद एक आपका नगर निगम है। तो 18 जो मंडल हैं और 75 जिले, तो 18 मंडल की बात करेंगे। अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवी पाटन यानी कि बलरामपुर, और फैजाबाद, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, बस्ती, ये हैं। जबकि गाजियाबाद आपका मंडल नहीं है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? यानी कि IIT। ठीक है, IIT पूछा जा रहा है, तो IIT कानपुर में स्थित है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान को भी अब IIT का दर्जा दिया जा चुका है 2008 में। उत्तर प्रदेश में कितने प्रशासकीय मंडल हैं? तो हम बताएंगे 18 मंडल है। और 18 वाला जो लेटेस्ट है वो आपका अलीगढ़ होगा, 18 वाला लेटेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की राज्य भाषा, दूसरी राज्य भाषा के रूप में जानी जाती है? वो होती है उर्दू, जिसको हम लोगों ने 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मान्यता दी गई थी। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त यानी भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण का पद सृजित किया गया था 1975 में, और इसका कार्यकाल पहले 6 वर्ष होता था, जिसे बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया है। यहां पर आप पढ़ोगे कि लोकायुक्त पद का लोकायुक्त अधिनियम 1975 के तहत स्थापित किया गया। 14 सितंबर 1977 को इसका गठन किया गया और इसमें 8 वर्ष का वर्तमान में कार्यकाल है। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया? 1968 में कर दिया गया था। संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो भाई 1950 में जो है कि इसका पहली बार उत्तर प्रदेश नाम किया गया, और उस समय अगर आप बात करोगे तो सर होरमासजी फिरोज शाह मोदी इसके पहले राज्यपाल थे। और अगर आप उत्तर प्रदेश के
इतिहास को देखोगे तो उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाता था ये 1836 से, फिर ये लगभग 1877 तक कहलाया, फिर उसका उत्तर पश्चिम आगरा और अवध प्रांत कहलाने लगा 77 से, फिर उसके बाद संयुक्त प्रांत और आगरा अवध कहलाया गया 1902 से, फिर संयुक्त प्रांत 1937 से कहा जाने लगा और 1950 में आके इसे उत्तर प्रदेश का नाम मिल गया 24 जनवरी को, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश नाम से ही ये जाना जा रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तर प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को लागू किया गया? तो देखिए RTE राइट टू एजुकेशन, ये जो एक्ट था ये आपका 2009 के नाम से आया था और केंद्र स्तर पे इसे 2010 से पारित कर दिया गया, लेकिन यूपी सरकार ने इसे 2011 से इंप्लीमेंट किया। तो आप देखोगे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम को 2011 में लागू किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और यह प्रावधान करता है कि राज्य विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है, और इसके द्वारा ही आर्टिकल 21A को जोड़ा गया, साथ ही साथ DPSP में भी परिवर्तन किया गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि राइट टू एजुकेशन यानी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो अधिनियम था वो 2009 में पारित हुआ और 2010 अप्रैल से इसे लागू किया गया। उत्तर प्रदेश का प्रथम लोकायुक्त कौन था? जब पहली बार लोकायुक्त बनाया गया तो 14 सितंबर 1977 से लगभग 1982 तक विशंभर दयाल जी पहले लोकायुक्त थे, लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में हमारे लोकायुक्त संजय मिश्रा जी हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी और संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण किस वर्ष स्थापित किया गया? सेवा न्यायाधिकरण से संबंधित पूछी जा रही है तो 1976 में इसको किया गया था। तो इसको पढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण जो था 16 फरवरी 1976 को स्थापित किया गया और 76 का अधिनियम समय समय पर संशोधित किया गया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन जो हम UPPCS पढ़ते हैं इसका गठन 1937 में किया गया और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? संजय श्रीनेत जी हैं। उत्तर प्रदेश में कितने ग्राम पंचायत है? तो आपका 52,000 के आसपास ग्राम पंचायत हैं प्रश्न के काल के दौरान, लेकिन वर्तमान में लगभग 58,189, इट मीन्स कि 58,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। वर्तमान में अगर हम बात करेंगे सतीश महाना जी हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन थे? तो प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थे। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जी हैं। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यानी कि जो संयुक्त प्रांत था जो कि 1937 में बनता है और आगे चल के ये 24 जनवरी 1950 को यूपी के नाम से कन्वर्ट हो जाता है, तो ये हो जाएगा सही उत्तर सी। फिर आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाओं में से एक है? तो एक आपकी हिंदी होती है और दूसरी उर्दू। उर्दू को 1989 में जो है कि दर्जा दिया गया दूसरी राजभाषा के रूप में। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी जी थी जो कि JB कृपलानी जी की वाइफ थी। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी भी नहीं संभाला? चंद्रभानु गुप्ता जी की बात करेंगे तो ये ऑलरेडी हमेशा CM ही रहे, कभी ये राज्यपाल के पद पर नहीं थे। जबकि HP मोदी थे, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी जी भी थे और इन्हीं के नाम पर एक हिंदी भाषा संस्थान भी आगरा में ओपन किया गया, ये भी कई बार पूछा जाता है। और बुगुर्ला रामकृष्ण राव जी थे। वर्तमान में आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो 1989 में दिया गया था। ये रहा आपका सी ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा? तो सबसे अधिक कार्यकाल तक रहे न्यायमूर्ति NK मेहरोत्रा। वैसे तो इसका कार्यकाल 8 वर्ष का होता है, लेकिन 2 से 3 कार्यकाल रहे होंगे इसीलिए। निम्नलिखित में से कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन नहीं रहा? ND तिवारी जी नहीं रहे थे, जबकि VV गिरी साहब, मोतीलाल वोहरा और रोमेश भंडारी जी थे, लेकिन ND तिवारी जी नहीं रहे, जिनका नाम है नारायण दत्त तिवारी, और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के नेता थे ये। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया भाई? तो कब अस्तित्व में आता है? अब यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 1 अप्रैल 1937, क्योंकि हालांकि अगर बात की जाएगी तो इस समय इसको संयुक्त प्रांत नाम का दर्जा दिया गया था। कौन सा नाम था? संयुक्त प्रांत। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं दिया 24 जनवरी 1950 का, तो हम इसी को सही मान लेंगे। संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? तो पहले राज्यपाल थे, आप इसको कहोगे होरमास जी फिरोज शाह मोदी। अब हम चलते हैं महत्वपूर्ण योजनाएं, जहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पुरानी योजनाएं भी यूपी सरकार के द्वारा पूछे जाते हैं UPPCS के पेपर में, तो उसे जानने के लिए अब यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट लेक्चर शुरू हो रहे हैं। तो जरा बने रहिएगा क्लास में रेगुलर तौर पे, और ताकि आपको इसकी जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारा का सारा ठीक हो जाएंगे।
अब जैसे पूछा जा रहा है कि गोकुल ग्राम योजना का संबंध किससे है, तो भाई गोकुल कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के मथुरा के जिले में, तो इसलिए ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। बात करेंगे इसमें क्या है ये, तो इसके तहत गांव-गांव जाकर गौवंश का निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है ताकि अच्छे नस्ल के गौवंश को बढ़ाया जा सके। कृत्रिम रूप से जो है कि गर्भाधान किया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ की गई कन्या विद्याधन योजना उन लड़कियों को दिया जाता है जिन्होंने उत्तीर्ण किया हो क्या, क्लास 12, जिन्होंने क्लास 12 को पास किया होगा उसके बाद उन्हें ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए कन्या विद्याधन योजना दी जाती है। ठीक है, तो ग्रेजुएशन पढ़ाई करने के लिए और कितना दिया जाता है आप यहां देखोगे तो 2012 में शुरू किया गया इस योजना के माध्यम से 30,000 रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है जिन लड़कियों ने 12th पास कर लिया हो। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यानी यूपी डॉस पर प्रायोजित की गई थी, तो ये आपका केंद्र सरकार द्वारा भी और वर्ल्ड बैंक का सहयोग भी इसमें लिया गया था और ये आरओ मेंस 2021 का प्रश्न है। अगर आप इसे देखोगे तो विविध कृषि सहायता परियोजना डॉस्प का प्रथम चरण सितंबर 1998 में वर्ल्ड बैंक की सहायता से प्रारंभ किया गया जो 2004 तक चला। फिर दूसरा चरण आपके 2007 में राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया जिसके RKVI भारत सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया। चूंकि प्रश्न में चरण का उल्लेख नहीं किया गया इसलिए दोनों ही सही हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना यात्रा योजना 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धार्मिक यात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस में व्यक्तियों मतलब किन व्यक्तियों के लिए शुरू किया गया। तो यहाँ पे देखना स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन, क्या ये बुजुर्गों के लिए था या ये महिलाओं के लिए था या फिर आप ऊपर देखोगे कि ये विधवाओं के लिए था या मजदूरों के लिए, तो ये हो जाएगा आपके मजदूरों के लिए और ये यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का 2021 का पेपर पूछा गया है। तो आप देखोगे उत्तर प्रदेश सरकार ने मजदूरों के लिए उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन योजना प्रारंभ की और इस योजना के तहत उम्मीदवार आवेदन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उन्हें सरकार की तरफ से 12,000 रुपए धार्मिक स्थल की यात्रा पर जाने के लिए प्रदान किए जाएंगे और इस योजना का लाभ 1.5 करोड़ श्रमिकों को दिया जाएगा तथा ये लोग इस योजना के माध्यम से गोरखनाथ मंदिर, हस्तिनापुर शहर मेरठ, प्रयागराज धार्मिक स्थल, शाकंभरी देवी मंदिर, विंध्यवासिनी देवी मंदिर, अयोध्या, मथुरा, बनारस आदि धार्मिक स्थलों पर जा सकेंगे। तो कोविड के दौरान ही इस योजना को शुरू किया गया था। संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो संगम योजना का मुख्य उद्देश्य विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करना। आरओ का प्रीलिम्स 2021। तो ऐसा नहीं है कि 2024 के करंट अफेयर्स को आप पढ़ोगे 2023 के तो केवल वही प्रश्न पूछे जाएंगे, ऐसा नहीं है। यूपी स्पेशल में कभी कभी क्या होता है 1 से 2 साल पुराने प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं योजना के लिए। तो संगम उद्देश्य था विकलांगों के कल्याण में वृद्धि करने से 1996 को इसे प्रारंभ किया गया और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के समूहों में संगठित करके आर्थिक गतिविधियां संपन्न कराने के लिए 15,000 रुपए की सहायता प्रदान की गई। अब आप देखिए इसे 1996 में शुरू किया गया था लेकिन 2021 में से पूछ लिया गया। विमेन पावर लाइन 1090 योजना ये शुरू की गई थी आपके 15 नवंबर 2012 को शुरू की गई थी और पूछा जा रहा है 2017 में। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू की गई थी ताकि महिलाओं के द्वारा जो उत्पीड़न होते हैं मतलब महिलाओं के साथ उसको रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में राज्य पोषण मिशन संबंधित है किससे, कुपोषण से। कुपोषण जैसी बीमारी को समाप्त करने के लिए यह मिशन चलाया गया है। गोमती कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रदूषण न्यूनीकरण कार्यों पर समुचित बल नहीं दिया गया, तो सीतापुर में नहीं दिया गया। हालांकि इसके लिए भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय के सहयोग से 1993 में प्रारंभ किया गया था और सीतापुर में प्रदूषण न्यूनीकरण के कार्यों पर कोई बल नहीं दिया गया था। आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब शुरू किया गया, तो इसे शुरू किया गया 26 जून 2020 को और ये उसी समय के करंट अफेयर्स में पूछ लिया गया। शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य लक्ष्य और निम्नलिखित में से क्या है, तो अगर आप देखोगे कि कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, बहुफसली खेती द्वारा भूमि उपयोग के प्रारूप को बदलना और भू प्रबंधन का सुधार करना, तो ये तीनों ही लक्ष्य यहाँ पर रखे गए हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फरवरी 2023-13 में अधिसूचित पीड़ित मुआवजा योजना के अंतर्गत कौन कौन आच्छादित होता है, तो आप देखोगे हत्या पीड़ित, यौन दुष्कर्म पीड़ित और तेजाब के हमले से पीड़ित, लेकिन युद्ध पीड़ित नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 1, 2, 4 तीनों ही सही हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का उपलब्ध अवसर कराती है और मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना भी इसका उद्देश्य है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर सही कही गई हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि ध्यान देना कि 2001 से ही सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया था और इसी के तहत ही शिक्षा मित्र योजना प्रारंभ की गई थी। उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी, ये बहुत बार पूछा जाता है। 1992 में की गई थी किसान बही योजना, जिसको बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है। अब अगला आ रहा है आपका कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा सोडिक लैंड रिक्लेमिनेशन प्रोजेक्ट सेकंड को किस जनपद के लिए चिन्हित किया गया, तो सीतापुर के लिए किया गया था। हालांकि अब ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। और आगे देखते हैं हम लोग
हाँ, एक ये देखिए फिर से वही प्रश्न आ रहा है, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई थी 18 जून 2001 को, और अभी हमने पढ़ा किसान बही योजना, तो वो कब शुरू की गई थी? 1992 में। नेक्स्ट है आपका कि लखनऊ योजना संबंधित है, तो ये सड़कों के विकास से संबंधित है, जिसको भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा 1981 में महत्वाकांक्षी योजना के रूप में लखनऊ योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें सड़कों का निर्माण और उसके मरम्मत से संबंधित है। नेक्स्ट है रिलायंस निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में गैस आधारित ऊर्जा उत्पादन लगाने जा रही है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में लगाने जा रही है। अगला ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश, ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई थी, सितंबर 2002 में प्रारंभ की गई थी। कल्प योजना संबंधित है, किससे संबंधित है भाई? प्राथमिक शिक्षा से, जिसको हम लोग दूसरी भाषा में कायाकल्प भी बोलते हैं। ठीक है, कायाकल्प के अंतर्गत क्या होता है, जो आपके स्पेशली जो प्राइमरी विद्यालय होते हैं उनमें जो है कि पूरा का पूरा कायाकल्प करना होता है, और साथ ही साथ स्कूलों में राष्ट्रगान और सरस्वती वंदना के लिए भी तैयार किया जाता है बच्चों को। उत्तर प्रदेश में एमडीएम, जिसको हम लोग कहते हैं एमडीएम, मिड डे मील योजना का प्रारंभ कब किया गया? तो 1995 में किया गया था। इसका प्रारंभ 15 अगस्त 1995 को माना जाता है, तथापि इसका प्रारंभ भारत में 1960 के दशक में ही हो गया था। यह कार्यक्रम कक्षा में बच्चों को भूख से बचाने, नामांकन उपस्थिति बढ़ाने, सभी जातियों के बच्चों में सामाजिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। यह सर्वप्रथम तमिलनाडु में तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज द्वारा लाया गया था। तो उत्तर प्रदेश में एमडीएम की शुरुआत 1995 में शुरू होती है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एक और है, स्कूल चलो अभियान। यह शुरू किया गया था सन 2000 में उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, स्कूल चलो अभियान, जो कि सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा ही प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ किया गया आपके अक्टूबर 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ किया गया था, 2001 में किया गया था। तो ये कुछ प्रमुख योजनाएं जो आपसे पूछी जा सकती हैं पुरानी योजनाओं के रूप में। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं में से कौन सी एक केंद्रीय सरकार की योजना नहीं है? जैसे गंगा एक्सप्रेसवे की हम बात करेंगे तो ये आपकी यूपी सरकार के द्वारा जो है कि शुरू की गई, जबकि मनरेगा की बात करेंगे तो ये भी केंद्र सरकार की, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन ये भी केंद्र सरकार की, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना तो ये भी केंद्र सरकार की है। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश सरकार की है, जिसको 2008 में शुरू किया गया था। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? तो महिलाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करने से संबंधित है। महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, कौशल प्रदान किया जाएगा, ताकि वो रोजगार जो है कि स्वावलंबन के रूप में रोजगार को प्राप्त कर सकेंगी। उत्तर प्रदेश में के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ की गई थी? तो 15 में। ठीक है, तालीम उत्तर प्रदेश की एक योजना है। तो तालीम किससे संबंधित है? तो इसका मतलब होता है, वैसे तो तालीम का जो मतलब होता है ये उर्दू शब्द होता है, तालीम का मतलब होता है शिक्षा देना या ज्ञान देना। तो शिक्षा देने की बात करेंगे। दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के प्रसार हेतु, और दूसरा सभी विद्यालयों को प्रारंभिक स्तर पर उर्दू भाषा से परिचय कराने हेतु। तो 1 और 4 ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो इस आधार पर आप देखोगे कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गैसे हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई, कहां पे? आंवला में। गैसे हॉल की पायलट परियोजना बरेली जिले की आंवला तहसील में शुरू की गई, जिसकी स्थापना 2001 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में वित्तीय निगम के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सही है? तो आप देखोगे यह लघु और मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, सही है। यह लघु और मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, दोनों सही है। यानी सेवा और वस्तुओं दोनों के लिए ये सहायता प्रदान करता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम किसका वित्तीयकरण नहीं करता है? तो भाई पर्यटन संबंधी उद्योगों का नहीं करता, जबकि स्थायी संपत्ति, दीर्घकालिक कार्यशील पूंजी और हैंडलूम उद्योगों को करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ये 2013 का प्रश्न है। वर्तमान की आप बात करोगे तो आनंदीबेन पटेल जी हैं। उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री गोरखपुर मठ के अध्यक्ष भी हैं? तो भाई योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो वर्तमान में यूपी के सीएम भी हैं। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना को शुरू किया गया था? तो गंगा हरितिमा। ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है गंगा हरितिमा। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जलग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए गंगा हरितिमा योजना शुरू की गई थी। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित कागज के लिए किस जिले को चुना गया था? तो जालौन को चुना गया था। हालांकि 24 जनवरी 2018 को जब पहला यूपी दिवस मनाया जा रहा था, तो उसके अवसर पे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना को शुरू किया गया, और जिसमें जालौन जिले के हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए चुना गया था। अलीगढ़ जिले को ताले और हार्डवेयर के सामान के लिए चुना गया था। काला नमक चावल
की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से चुना गया है? तो सिद्धार्थनगर से। गोरखपुर से क्या चुना गया? टेराकोटा को चुना गया है। और आजमगढ़ से क्या बात करेंगे तो काली मिट्टी के जो मतलब वो सामान बनते हैं, खिलौने बनते हैं, उसको चुना गया है। फिर आगे देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य है सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य है कि सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। गोकुल पुरस्कार किससे संबंधित है? तो घी उत्पादन या दुग्ध उत्पादन? तो आपका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। लेकिन आगे और देखें हम, हाँ वही दुग्ध उत्पादन हो जाएगा गोकुल पुरस्कार। और साथ ही साथ देसी गायों के दुग्ध उत्पादकों हेतु नंद बाबा पुरस्कार को शुरू किया गया है। डाक कर्मयोगी पोर्टल, डाक कर्मयोगी की बात करेंगे तो ये आपके लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि करने के लिए इसको शुरू किया गया। एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है ये। और ये आप देखोगे पेट 2022 का लेटेस्ट प्रश्न है, डाक कर्मयोगी। तो जो 4 लाख ग्रामीण डाक सेवक हैं, जिसको हम पोस्टमैन भी कहते हैं, डाकिया भी कहते हैं, उनकी क्षमताओं में वृद्धि करने से संबंधित है। किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में किया गया। कहां पर किया गया? उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में। हालांकि अमृत सरोवर के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर चल भी रहा है पूरे भारत में कि सबसे अधिक यहीं पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश के, यहां पे लिखा उत्तर प्रदेश में प्रचार हेतु कन्या सुमंगला योजना शुरू की। अब सुमंगला का मतलब आप विवाह से मत समझना, इसका मतलब होगा साक्षरता से, यानी लड़कियों के लिए स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक मानक से संबंधित है। और 25 अक्टूबर 2019 को इस योजना को शुरू किया गया, जिसमें इस योजना के अंतर्गत जिस परिवार में कन्या जन्म लेगी उस परिवार को 15,000 रुपए दिए जाएंगे। और हर परिवार से अधिकतम 2 बेटियों को इस योजना में कवर किया जाएगा, यानी 2 बेटियों के लिए 30,000 रुपए भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी। कुपोषण दूर करने के लिए सबरी संकल्प अभियान शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, किशोरी बालिका योजना वर्ष, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन, यहाँ पे स्पेस है कि दिनों में लिए गए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो 300, यानी 21 फरवरी 2019 को किशोरियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किशोरी बालिका योजना शुरू की गई। किशोरी बालिका योजना 300 दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, हालांकि इसको भी उत्तर प्रदेश से ही शुरू किया गया था। इसके तहत लाभ प्राप्त करने के संबंध में उत्तर प्रदेश राज्य को कौन सा स्थान है? पहला। तो चाहे वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या फिर डीबीटी अकाउंट ओपन करने को या अटल पेंशन योजना हो, इन सभी में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान प्राप्त होता है। और इसके तहत किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष वित्तीय सहायता दी जाती है, जो कि 3 किस्तों में दी जाती है। तो पहली किस्त आती है 2,000 की, दूसरी आती है 2,000 की और फिर तीसरी आती है 2,000 की। तीनों ही जो बजट सत्र होते हैं या तीनों ही जो संसद के सत्र होते हैं उसी दौरान आता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान। तो दस्तक अभियान पूछा जा रहा है आपसे, तो ये हो जाएगा आपका जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन करने से संबंधित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में जापानी इंसेफेलाइटिस से प्रभावित 38 जिलों में दस्तक अभियान शुरू किया गया। दस्तक अभियान व्यापक सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार रणनीति का हिस्सा है, जिसे राज्य सरकार ने इंसेफेलाइटिस को मात देने के लिए अपनाया है। और यह अभियान यूनिसेफ की मदद से पूरे राज्य के जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से प्रभावित 38 जिलों में डोर टू डोर अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत 2016 की कक्षा 12 में उत्तीर्ण चयनित छात्राओं को प्रोत्साहन हेतु कितनी धनराशि दी जा रही है? तो 30,000 धनराशि दी जा रही थी। नेक्स्ट है, अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पत्रकारों की मदद एवं सहायता हेतु किस हेल्पलाइन नंबर को शुरू किया गया था? 1880। नेक्स्ट है आपका कि कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन धनराशि दी जाती है? तो 12वीं। जब वो कक्षा 12th को पास कर लेती है तो उन्हें 30,000 रुपए तक की दी जाती है धनराशि, 30,000 रुपए तक की धनराशि दी जाती है। हाल ही में समाजवादी सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में वृद्धावस्था पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई प्रति माह के हिसाब से? तो ये तो था 300 रुपए से 400 रुपए, लेकिन अब वर्तमान में मुख्यमंत्री पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धा पेंशन की धनराशि बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। तो इसका नाम भी बदल दिया गया है। अब अगर हम यहां पर देखते हैं कि समाजवादी पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो जनवरी 2014 से, लेकिन अब इसका नाम बदल के मुख्यमंत्री पेंशन योजना कर दी गई है, जिसमें धनराशि 500 रुपए दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रारंभ किस शहर में किया? तो इसका प्रारंभ नोएडा में किया था। ठीक है,
5 अप्रैल 2016 को बाबू जगजीवन राम की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सेक्टर 62 नोएडा में स्टैंड अप इंडिया योजना को प्रारंभ किया गया, जो कि इस योजना में देश के अनुसूचित जाति, जनजातियों एवं महिलाओं को वित्तीय सहायता सुनिश्चित कर उसमें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। तो ध्यान देना, इसमें SC, ST और वीमेंस को कवर किया जा रहा है और इसके तहत उन्हें उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाएगा स्टैंड अप इंडिया में। उत्तर प्रदेश सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में किसको प्रोत्साहित करना है? तो भाई स्वदेशी और विशेष उत्पाद को, इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो कि 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। अब यहां पर आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है जनगणना, और ये आपका जनगणना में टोटल लगभग 120 प्रश्न है दोस्तों। कितने हैं? 120 प्रश्न है। और इस समय क्लास हो चुकी है लगभग 44 मिनट्स की। तो अब तक आपका जो है कि क्लास देखते देखते थोड़ा सा दिमाग भी थक गया होगा। तो ऐसे में अगर हम जनगणना जैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर को अगर शुरू करेंगे तो शायद आपको चीजें कम समझ में आएंगी। तो इसलिए हम इसको कल नए सिरे से शुरू करेंगे और कल हमारा जो लेक्चर नंबर 10 होगा, कोशिश करूंगा कि वो आखिरी लेक्चर हो और उसी में हमारी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाए। अगर कल पूरा नहीं हुआ तो एक लेक्चर और ले लूंगा ताकि डिटेल से चीजें समझ में आ जाए। वैसे जनगणना एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बाकी कुछ एक आध चैप्टर और बचे हुए कुछ महत्वपूर्ण, उन दोनों ही चैप्टर को कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास में कवर कर लूं, ताकि आपके पास जो बचे हुए आगामी 6 से 7 दिन है उसमें आप बार बार इनको रिवीजन करते रहिए। और इसी प्रकार की अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि सबसे पहले अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।